एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इसके लिए चित्र बना लो। ठीक, ये चित्र बना लो। ये जो दिख रहा है ये क्या है, एक समान विद्युत क्षेत्र है ना, वेक्टर ई जो दिख रहा है वो है ना, और ये जो दिख रहा है ए बी, ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, ए पर क्या है, प्लस क्यू आवेश को रखा गया है, बी पर माइनस क्यू आवेश को रखा गया है ना, और ए जो प्लस क्यू आवेश है इस पर एक बल कार्य कर रहा है क्यू ई, और बी पर एक बल कार्य कर रहा है माइनस क्यू ई। इन दोनों के बीच की जो अल्प दूरी है वो कितना है, 2a है। ठीक है, जो कि थीटा कोण बनाते हुए विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। ठीक, थ्योरी को मैं लिखवा दूंगा अभी। बन गया क्या चित्र? तब तक सुन लो इसका थ्योरी को, है ना, उसके बाद लिखेंगे, है ना। देखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जिसके बीच की अल्प दूरी 2a है। ठीक है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा गया है। समझ में आया? माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2a है। ठीक है, जो कि एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा गया है। ठीक है, यहां तक थ्योरी समझ में आया? इसी में देखो आगे हम लोग ये करेंगे कि जो प्लस क्यू आवेश है इस पर एक बल कार्य करता है क्यू ई, जो कि क्षेत्र की दिशा में कार्य करेगा, और बी पर एक अन्य बल कार्य करेगा माइनस क्यू ई, जो कि क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है। ठीक है, ये दोनों ही बल, ठीक है, इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमाकर विद्युत क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है, और यही दोनों बल युग्म एक बल युग्म का निर्माण करेगा, जो क्यू ई और माइनस क्यू ई है ना, ये दोनों किसका निर्माण करेगा, एक बल युग्म का निर्माण करेगा। ठीक है ना, चलो लिख लो पहले, फिर एक बार और समझा दूंगा। लिखो, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2a है, इनके बीच की अल्प दूरी 2a है। हो गया? इसे एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में, इसे एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इसे एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। हो गया? लाइन चेंज करके लिखोगे। लिखो, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के कारण, विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई के कारण प्लस क्यू आवेश पर एक बल हो गया क्यू ई क्षेत्र की दिशा में, हो गया, तथा माइनस क्यू आवेश पर, तथा माइनस क्यू आवेश पर, हो गया, माइनस क्यू ई बल, माइनस क्यू ई बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करता है।
हो गया। ये दोनों बल परिमाण में बराबर, ये दोनों बल परिमाण में बराबर एवं विपरीत दिशा में होते हैं, या विपरीत दिशा में कार्य करते हैं, लिख लो, है ना। ये दोनों बल परिमाण में बराबर किंतु विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। हो गया। इनकी क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण, इनका क्रिया रेखा भिन्न भिन्न होने के कारण ये एक बल युग्म का निर्माण करता है, ये एक बल युग्म का निर्माण करता है। हो गया। यह बल युग्म द्विध्रुव को, यह बल युग्म द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है, क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयास करता है। इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं, इसे प्रत्यानयन बल युग्म कहते हैं। हो गया। ठीक है, ये थ्योरी समझ में आया। एक बार देखो, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान सुनो, है ना। माना ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो प्लस क्यू आवेश और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है। इनके बीच की अल्प दूरी 2a है, ठीक है, जिसे एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में रखा गया है। ठीक। बिंदु ए पर एक बल QE क्षेत्र की दिशा में तथा बिंदु बी पर एक अन्य बल माइनस QE विपरीत दिशा में कार्य करता है। ये दोनों ही बल द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का प्रयास करता है। ठीक है। इस प्रकार देखा जाए तो QE और माइनस QE ये दोनों ही क्या है, बल युग्म का निर्माण करता है, जो कि उसका काम क्या है, और उस द्विध्रुव जो इस प्रकार से है उसको इस प्रकार से घुमाकर क्षेत्र के समानांतर लाने का क्या करेगा, प्रयास करेगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ो, आगे लिखो। अब प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण, आघूर्ण को दर्शाया जाता है टाउ से। ठीक है। तो ये जो आघूर्ण होगा वो बराबर होता है एक बल गुणा, ठीक है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या लिखोगे, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। प्रत्यानयन बल युग्म का आघूर्ण बराबर क्या होगा, बताओ, एक बल गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। एक बल कोई भी, देखो ये भी बल है, ये भी बल है और ये भी बल है, इन दोनों बलों में से कोई भी एक को ले सकते हो। और उन दोनों के बीच की लंबवत दूरी कितना, देखो A से C, क्योंकि तो एक बल यहां पे लग रहा है और एक बल यहां पे लग रहा है, तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होगी वो कितनी होगी, AC होगी। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या लिख सकते हैं, आघूर्ण को दर्शाया जाता है किससे, टाउ से। तो टाउ इक्वल टू हो जाएगा, एक बल पॉजिटिव वाला को ले लेते हैं, यह हो जाएगा QE इंटू दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी कितना है, बताओ, AC। क्या हो जाएगा, AC। यहां तक क्लियर है। इसको मान लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर 1, समीकरण 1। अब अपने को अगर टाउ का मान चाहिए तो AC का मान निकालना पड़ेगा। तो AC का मान कहां से मिलेगा, इस त्रिभुज से मिलेगा। ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, अब समकोण त्रिभुज ACB में, समकोण त्रिभुज
ए सी बी में, ए सी बी में देखो, थोड़ा गौर करो, मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान सुनो, ये काम का है ना, ये आधार है, ये लाइन देखो, ये आधार है, या फिर आधार मत मानो, ये कोई रेखा है, ये उस पे क्या है, लंबवत हो रहा है। तो जहां पर लंब होगा, एक रेखा पर कोई अन्य रेखा है वो लंब होता है, तो क्या बनता है, 90 अंश का कोण बनता है। यहां पर 90 अंश का कोण बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश का जस्ट सामने वाला जो भुजा होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। क्या होता है, ये कर्ण का काम करेगा। ठीक है, फिर देखना है आपको न्यून कोण, देखो न्यून कोण यहां पर है, तो न्यून कोण का जस्ट जो सामने वाला भुजा होता है वो होता है लंब, ये लंब का कार्य करेगा। और बच गया वो किसका काम करेगा, आधार का काम करेगा। क्लियर है, ऐसे आपको पहचान करना आना चाहिए भाई कि कौन लंब है, कौन आधार है, कौन क्या है, कर्ण है। समझ में आया। तो मुझे AC का मान चाहिए, इस त्रिभुज में देखो AC ये है, लंब है, तो ऐसा कोई अनुपात लो जिसमें लंब आता हो। लंब किसमें आता है, लंब आता है साइन थीटा में आता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहां पर मैं क्या ले सकता हूं बताओ, साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। क्या हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू लंब, लंब का मान कितना है देखो AC, लंब का मान कितना है AC, कर्ण का मान कितना है देखो, कर्ण का मान कितना है AB। यहां तक ठीक हुआ। अब देखो AB का मान तो अपने को पता है, देखो A से लेकर B तक का जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो कितना है, AB के जगह हम कितना लिख सकते हैं, 2a। ये हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू AC अपॉन क्या हो जाएगा, 2a। 2a देखो इधर भाग, उसको इधर पक्षांतर करोगे तो कितना हो जाएगा, इसके साथ गुणा हो जाएगा, ये अपने को मिलेगा 2a साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, AC। देखो किसका मान मिल गया अपने को, AC का मान मिल गया। इस AC के मान को हम लोग क्या कर देंगे, समीकरण 1 में रख देंगे। चलो अगला स्टेप क्या करेंगे, AC का मान, AC का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो भाई 1 में रखो, 1 में रखो, यहां पे कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू QE गुणा AC का वैल्यू अभी निकालें, 2a साइन थीटा, इसको थोड़ा जमा के लिख लेते हैं हम लोग, है ना। ये हो जाएगा अपना टाउ इक्वल टू, ये हो जाएगा 2QA, ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा E साइन थीटा। इसको ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अपने को 2QA का वैल्यू पता है ना। यहां पर लिख देते हैं चूंकि 2QA इक्वल टू क्या होता है भाई बताओ, P होता है ना, 2QA इक्वल टू होता है P क्या होता है बताओ, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक, इस मान को यहां पे रख दो, तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा बताओ, PE साइन थीटा। क्या हो जाएगा, PE साइन थीटा। ये हमारा बन गया इक्वेशन नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2, समीकरण नंबर 2। अब देखो हम लोग जानते हैं कि जो टाउ होता है, टाउ मतलब आघूर्ण, आघूर्ण क्या है, एक प्रकार का बल है, और बल कैसी राशि होती है, सदिश राशि होती है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, सदिश होती है। तो गौर करो ये सदिश है, तो इसका सदिश रूप भी हम लोग लिख सकते हैं ना। तो इसका सदिश रूप लिख लो, ये हो जाएगा सदिश रूप। बोलो इसका सदिश रूप क्या आएगा, वेक्टर टाउ इक्वल टू, ये कैसे लिखाएगा, 11वीं में पढ़े हो तुम लोग, क्या पढ़े हो, एक पढ़े हो अदिश गुणनफल और एक पढ़े हो सदिश गुणनफल, पढ़े हो ना, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। डॉट में क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है, अदिश गुणनफल में, इसको अलग से बता रहा हूं देखो, है ना, गुणनफल में क्या होता है बताओ, AB cos थीटा बराबर क्या होता है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B होता है, पढ़े हो ना इसको। जबकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं,
सदिश गुणनफल, इसमें क्या होता है बताओ, ए बी साइन थीटा इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये होता है। अगर क्रॉस प्रोडक्ट है, वो सदिश गुणनफल है, तो उसमें आपको साइन थीटा देखने को मिलेगा, और अगर डॉट में है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, कॉस थीटा देखने को मिलेगा। यहां पर क्या देखने को मिल रहा है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, वेक्टर P क्रॉस क्या हो जाएगा, वेक्टर E। तो ये हो गया इसका सदिश रूप। ठीक है, क्या हो गया इसका सदिश रूप हो गया। क्लियर है यहां तक, यहां तक समझ में आया। ठीक, अब देखेंगे इसकी दिशा। ठीक है, इसमें लिखोगे दिशा में, शॉर्ट में लिख लो, है ना। इसकी दिशा, इसकी दिशा दाएं हाथ के स्क्रू नियम से निकाला जाता है। इसकी दिशा दाएं हाथ के स्क्रू नियम से निकाला जाता है। कौन से नियम से निकालेंगे, दाएं हाथ का स्क्रू नियम, इससे निकालेंगे हम लोग। ये आगे पार्ट में पढ़ोगे, अभी बस इतना ही जानो इसको, है ना। ठीक है ना। अब देखते हैं इसकी स्थिति। स्थिति देखो, है ना। स्थिति, स्थिति नंबर 1, स्थिति नंबर 1 लिखो, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो, यदि थीटा बराबर 0 अंश हो तो, ठीक है। तो हम लोग समीकरण 2 से लेके चलेंगे। समीकरण 2 से देखो, समीकरण 2 क्या है, टाउ इक्वल टू कितना है, पी ई साइन थीटा। थीटा की जगह हम क्या लेके चलेंगे, 0। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ये अपने को क्या देगा, टाउ इक्वल टू पी ई इंटू 0। तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, 0। ठीक है, ये होता है स्थायी संतुलन। किसको शो करता है, ये स्थायी संतुलन को शो करता है। ठीक है ना, मैं इसको लिखवाऊंगा, शॉर्ट में मत लिखो तुम लोग। टाउ इक्वल टू क्या मिला अपने को बताओ, 0 मिला। इसका मतलब ये है, देखो ये क्या है, यही तो द्विध्रुव है ना, इलेक्ट्रिक डाइपोल यही है। अब मान ली जाए ये इस प्रकार से यहां पर है ऐसे, ठीक है, तो वो क्या रहेगा, साम्यावस्था में रहेगा। क्या रहेगा, साम्यावस्था में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्थायी संतुलन की अवस्था बोलते हैं। क्लियर है, मतलब वो अभी घूमना स्टार्ट नहीं किया है। ये आपका विद्युत क्षेत्र है, तो यहीं पर ये इलेक्ट्रिक डाइपोल उसी के समानांतर ऐसे रखा गया है, और वो अभी घूमना स्टार्ट नहीं किया है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्थायी संतुलन की अवस्था कहेंगे। तो जब टाउ का मान क्या मिलता है, 0 मिलता है। तात्पर्य यह है कि जैसे कि कोई भी द्विध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, वो अगर इस प्रकार से रहेगा, इधर क्या रहेगा, विद्युत क्षेत्र रहेगा, और वो उसी के समानांतर रहेगा, तो उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा, ये बताना चाह रहा है वो। ठीक है ना, टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अगला आ जाओ, सेकेंड। सेकेंड लिखो चलो, इसका स्थिति दूसरा है, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो, फिर से कहां से लेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण
2 से रख दो वैल्यू को भाई। टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा, पीई साइन थीटा के जगह में इस बार कितना 90 डिग्री 90 अंश। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1। तो ये कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू कितना हो जाएगा 1। पी का 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, पीई है आएगा। पी हो जाएगा टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा पीई, जो कि अधिकतम को शो करता है। किसको शो करता है, अधिकतम को। इसका मतलब क्या है, अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो वैद्युत द्विध्रुव है, वो ये विद्युत क्षेत्र है ऐसे रहे। अब इस प्रकार से रहेगा तो यहां पर जो बल लगेगा और यहां पर जो बल लगेगा, ये दोनों बल क्या रहेगा, अधिकतम रहेगा। यहां पर जो बल लगेगा इसको इधर खींचने का कोशिश करेगा, यहां पर जो माइनस की हुई है वो इधर इसको खींचने का कोशिश करेगा। तो इस स्थिति में जो आघूर्ण का मान होगा, टाउ का मान होगा, वो क्या होगा, अधिकतम होगा। क्या होगा, अधिकतम होगा। क्लियर है यहां तक। अगला आ जाओ थर्ड। यदि थीटा बराबर 180 डिग्री हो तो, यदि थीटा इक्वल टू क्या हो 180 डिग्री हो तो, फिर रख दो समीकरण 2 से। बोलो क्या आएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई साइन 180। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है भाई, 0। साइन 180 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। तो ये कितना हो जाएगा, टाउ इक्वल टू हो जाएगा पीई इंटू कितना हो जाएगा 0। तो टाउ इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो ये किसको शो करता है, अस्थायी संतुलन को। किसको शो करेगा, ये अस्थायी संतुलन को क्या करता है, शो करता है। बोलने का मतलब ये है, चित्र देखो थोड़ा तब समझ में आएगा। ये ऐसे है, शुरू में है, अभी ये स्थायी संतुलन में है, तो इसमें बल आघूर्ण का मान 0 है। अब मान लिया है ये घूम गया है, ऐसे ऐसे घुमा और ऐसे आ गया है, घूम कर आया है, तो वो अपनी पूर्वावस्था में आने का प्रयास करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इस स्थिति में ये द्विध्रुव कैसा कहलाएगा, अस्थायी संतुलन में कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए है तुम लोग घर से स्कूल जाते हो, है ना, तो फिर क्या है, आपको स्कूल से घर भी तो आना पड़ेगा ना। अब स्कूल में हो तो मतलब स्कूल में मतलब आप अस्थायी में हो, आपको फिर से घर आना ही है ना। तो वही वाला केस है, ये अपनी पूर्वावस्था में रहेगा इसी प्रकार से। तो उसमें टाउ का मान क्या रहेगा, 0 रहेगा। जैसे ही वो घूमकर इस प्रकार से फिर से उसी के समानांतर हो जाएगा तो वो अस्थायी संतुलन में रहेगा। और जब वो घूमकर ऐसे लंबवत रहेगा ना, तो उस पर बल आघूर्ण का मान सबसे अधिक रहेगा, अधिकतम वाला केस। ठीक है, इस प्रकार ये खत्म हुआ। आपको थोड़ा ध्यान रखना है इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन इसी को तुम लोग चैप्टर नंबर 5 में फिर से पढ़ोगे, वहां पर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द्विध्रुव की जगह में चुंबक रहेगा बस, और कुछ नहीं है, बाकी पूरा पूरा यही रहेगा। समझ गया ना। तो इस प्रकार ये खत्म हुआ। ठीक, सबको समझ में आया, ठीक है। अगला अब आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला हेडिंग लिखो तुम लोग, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र में, हो गया, वैद्युत द्विध्रुव को